अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिट एंड इंश्योरेंस। आज हम लोग इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 20 करने जा रहे हैं कवर। चैप्टर 3 हमारा चल रहा है। 7-8 लेक्चर होपफुली इसके हो गए हैं, तो आप लोगों ने साथ साथ चीज़ों को कवर करने की पूरी कोशिश करनी है। कल हमने भी ऑडिट रिस्क अपने स्टार्ट किए थे, आइज़ा 330 ISA 330 हमने कल स्टार्ट किया है। उसके अंदर हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको डिस्कस कर लिया है, उन्हीं को ही आज हमने आगे एलेबोरेट करना है या एक्सप्लेन करना है। चीज़ें वही हैं, तो समझ आना बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारी रिस्क बेस्ड अप्रोच होती है ऑडिट की। जहाँ पर ज़्यादा रिस्क है वहाँ पर ज़्यादा काम करते हैं, मटीरियलिटी भी उसकी उसी के हिसाब से देखते हैं, सैम्पलिंग भी उसी के हिसाब से, मतलब है कि वो नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स भी हमारे उसी के हिसाब से होते हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि ये हमें समझ आए अच्छे से कि रिस्क है क्या। और आपके एग्ज़ाम में क्योंकि क्वेश्चन भी आना है रिस्क से, यहाँ से ये जो भी हम पढ़ रहे हैं आइज़ा 330, इससे तो या तो सीधा सीधा कोई रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आ सकता है कि इनहेरेंट रिस्क से क्या मुराद है, या ऑडिट रिस्क कंप्यूट करके दिखा दें, मैं बताया होगा आपको परसेंटेज वगैरह। लेकिन ये इसकी अंडरस्टैंडिंग यूज़ होनी है आपके ऑडिट रिस्क के क्वेश्चंस के अंदर, जो कि इसके अलावा भी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मैं आपको बताता भी रहूँगा। तो मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आता होगा ना, तो आप ऑडिट रिस्क बड़े इजीली ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो वो एक स्नैरियो होगा, उसमें लिखा रहेगा कि कोई 5-6 ऑडिट रिस्क आप इसमें से बताएं। तो वो ऑडिट रिस्क निकालने के लिए जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है या जो नॉलेज है, वो ये आइज़ा 330 का होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ही आपको पता चलेगा कि यार ये FS लेवल का रिस्क है या एजर्शन लेवल का रिस्क है। ठीक है, अच्छा एजर्शन लेवल का भी रिस्क है, तो ये इनहेरेंट रिस्क है या कंट्रोल रिस्क है या डिटेक्शन रिस्क है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें आइज़ा 330 अच्छे तरीके से समझ आ रहा हो। तो कल हमने जी जो बात की थी उसी से अगर हम कंटिन्यू करें, हमने कल कहा था कि ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है, मतलब किन चीज़ों से मिलके बनता है जी। ये हमने कहा था कि इनहेरेंट रिस्क, ये मैं IR लिख रहा हूँ, पता ही है ना, इनहेरेंट रिस्क हमने कल वर्ड यूज़ किया, एंड कंट्रोल रिस्क। जिन दोनों को इकट्ठा अगर बुलाना हो तो हम कहते हैं रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, ये हम किसको बोलते हैं, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को। मतलब है कि फिर रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एंड थर्ड आपकी क्या चीज आ गई, डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क क्या है जी, कि ऑडिटर कोई मिसस्टेटमेंट छोड़ ना दे, डिटेक्ट नहीं हुई हमसे, कोई अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट रह गई है डिटेक्ट होने से, ये है। अब हमें पता है कि ये ऑडिटर के कंट्रोल में होती है चीज़। ठीक है, इसको वो कंट्रोल कर सकता है, रिस्क को कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें ऑडिटर के कंट्रोल में नहीं होती। दैट्स वाई दीज बोथ रिस्क आर ऑल्सो कॉल्ड क्लाइंट रिस्क। क्या बोलते हैं इनको, और क्लाइंट के रिस्क है ये। ठीक है, बात आ रही है, तो समझ फॉलो कर रहे हैं। कल ही जो हमने डिस्कस किया है उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फिलहाल एक आसान सी बात यह है कि अगर कंट्रोल रिस्क इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, तो ऑडिट रिस्क बढ़ जाना चाहिए ना, क्योंकि जाहिर है ये मल्टीप्लाई जब होगा आपस में, इसका जो फंक्शन है, तो ये उससे वो भी बढ़ जाएगा। अगर इनहेरेंट रिस्क बढ़ जाए तो वो बढ़ जाएगा, अगर ये कम हो जाए तो वो कम हो जाएगा। ये मतलब कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना, ये बात तो फॉलो कर रहे हैं हम। अब कल हमने एक बात की थी कि जी हर ऑडिट फर्म की या हर इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्क एपेटाइट डिफरेंट होती है, और वो आमतौर पे डिपेंड कर रही होती है आपके क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर। आपकी फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज़ क्या हैं, फर्म कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकती है किसी स्पेसिफिक क्लाइंट के अंदर, उसको हम कहते हैं एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क है। जी इतना तो होना ही है, तो इतना हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हमें यकीन है कि हमारी ऑडिट प्रोसीजर्स कवर कर लेंगे चीज़ें। लेकिन अगर एक्सेप्टेबल लेवल से ज़्यादा हो रिस्क, तो क्या फ़ौरन छोड़ दें एंगेजमेंट को? नहीं भाई, हम अपनी कोशिश करेंगे अपने डिटेक्शन रिस्क को कम करने की, क्योंकि ये दोनों हम कर ही नहीं सकते कम। इनकी हम सिर्फ रिवाइज असेसमेंट को रिवाइज कर सकते हैं, कि हो सकता है पहले हमने गलत असेसमेंट कर ली हो, दोबारा से असेसमेंट ज़रूर करें, लेकिन हम इन दोनों रिस्क को कम नहीं कर सकते। हम इसको कम कर सकते हैं
फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स अपना के या अपनी सैम्पलिंग वगैरह को इंक्रीज़ करके या मटेरियलिटी को और नीचे ला के, सही है, वो हम आहिस्ता आहिस्ता देख लेंगे। ठीक है जी, तो ये हमें बुनियादी बातें कुछ पता है। आज थोड़ा सा हम फिर आगे चलते हैं, स्पेसिफिकली इनकी डेफिनेशंस क्या हैं उसके ऊपर बात कर लें। सबसे पहले देखें जी, इनहेरेंट रिस्क की डेफिनेशन आ गई, IR। इनहेरेंट रिस्क क्या है? द ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन। ससेप्टेबल का मतलब पता है ना, ससेप्टेबल का मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई गलती हो सकती है, मतलब है कि ये इसका टेंडेंसी, इसका रुझान पाया जा रहा है गलती की तरफ, उसको बोला जाता है। आप इसको आसान अल्फाज में भी लिख सकते हो, इतना मुश्किल लिखने की जरूरत नहीं है। द ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन अबाउट अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर, मतलब वो देखो उसने असर्शन वाइज चल रहा है ना। अब असर्शन या तो ट्रांजैक्शन इवेंट्स की होती हैं या अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स की होती हैं। तो उसने कहा जी ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन अबाउट अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर टू अ मिसस्टेटमेंट, मतलब है कि एक असर्शन की टेंडेंसी, नेगेटिव टेंडेंसी मिसस्टेटमेंट में कन्वर्ट होने की, दैट कुड बी मटेरियल आइदर इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिसस्टेटमेंट्स बिफोर कंसीडरेशन ऑफ एनी कंट्रोल्स। बात को जरा समझें। अब वो ये कह रहा है कि भाई किसी भी एजर्शन के, एजर्शंस का तो पता है ना, मैनेजमेंट आपको बता रही थी कि जी आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनाई हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस के एंगल से भी देखें, डिस्क्लोजर के एंगल से देखें या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एंगल से देखें, इनके अंदर अक्रेंस है, ये चीज़ें हुई हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं वगैरह वगैरह, वो हमने सारी डिस्कस बहुत डिटेल में की हैं। इसलिए देखें, जब तक हमें एजर्शन की समझ नहीं ना आएगी, हमें कुछ भी समझ नहीं आना है, पल्ले नहीं पड़ना, आपके ऊपर से गुजर जाना है ये क्या है ससेप्टेबिलिटी ऑफ एजर्शन वगैरह, ये कुछ समझ नहीं आना, रट्टे लग के नहीं ये समझ आने वाली चीज़। तो प्लीज़ उस लेक्चर को दोबारा सुने, कहीं पे थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, इवन 1% आपने मेरे से पूछना है फ़ौरन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर वो ये बात कह रहा है कि भाई किसी भी असर्शन के अंदर कोई भी कंट्रोल अप्लाई किए बगैर जो रिस्क है ना कि यहाँ से मिसस्टेटमेंट निकल सकती है, उसको इनहेरेंट रिस्क कहते हैं। दोबारा ज़रा, कि भाई किसी भी असर्शन के अंदर मिसस्टेटमेंट का मौजूद होना, का रिस्क मौजूद होना विदाउट कंसिडरिंग एनी कंट्रोल्स, मतलब अगर हम ये अज्यूम करें कि जी हमारी एंटिटी के अंदर कंट्रोल्स हैं ही नहीं, कंट्रोल्स मौजूद ही नहीं हैं, तो फिर कौन सी असर्शन किसी भी अकाउंट हेड के हवाले से नेगेटिव या मिसस्टेटमेंट अराइज कर सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरेंट रिस्क मौजूद होना। मिसाल अब ज़रा समझें आप। लेट्स से जी हमने कल बात की थी इंडस्ट्री के हवाले से, या आपका मतलब है कि फ्रेमवर्क कुछ ऐसा है कि इनहेरेंट चीज़ें उसमें मौजूद हैं, इनहेरेंट रिस्क मौजूद है जो कभी भी अवॉइड नहीं किए जा सकते, वो कंट्रोल से भी ख़त्म नहीं हो सकते। जैसे कि हमने एक फॉर एग्जांपल बात की थी कि अगर आप एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर हैं, आप कोई चीज़ें बनाते हैं, उनको एक्सपोर्ट करते हैं। अब एक्सपोर्ट जब आप करते हैं तो आपके पास आती है फॉरेन करेंसी, डॉलर्स आते हैं, जिनको आपने ट्रांसलेट करके PKR में लिखना होता है एज पर IAS 21। ये पता है ना, फॉरेन करेंसी की ट्रांसलेशन का स्टैंडर्ड है, क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं अकाउंटिंग के हिसाब से, तो हमें तो वो करनी पड़ेगी फॉलो। अब देखें, कंट्रोल्स को भी छोड़ दें, बगैर कोई कंट्रोल लगाए क्या ये रिस्क उस आइटम के अंदर, उस चीज़ के अंदर मौजूद है ना, कि हो सकता है कि हम गलत ट्रांसलेशन करते हैं। 270 रुपये का डॉलर था, हम 285 का लगा रहे हैं, 280 का लगा रहे हैं, 200 इवन 268 का 269 का लगा दें, रिस्क मौजूद है ना। मतलब है कि वो इवेंट या वो ट्रांजैक्शन ही कुछ इस नेचर की है कि उसके अंदर ये रिस्क मौजूद ही मौजूद है। ये कौन सी असर्शन की बात हो रही है? चलें यहाँ पे बताएं, बताएं भाई कौन सी असर्शन की बात हो रही है? देखें दोबारा, डॉलर्स हैं, पैसे, इनकम की अगर बात की जाए, बाहर से इनकम अगर आपको आती है, एक्सपोर्ट आप करते हैं, आपको इनकम आती है, तो इनकम तो चलेगी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस पे चलेगी। क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर हमें मसला आ रहा है, उसकी अक्रेंस का मसला नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल, ये जो स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं, सिर्फ एक बात ये वाली कि जी ट्रांसलेशन का मसला है, ये सिर्फ हम कर रहे हैं। वैसे तो और भी मसाइल होंगे रेवेन्यू के अंदर, लेकिन हम सिर्फ स्पेसिफिकली इस वक्त किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसलेशन का इशू है। तो भाई क्या फिर उसकी अक्रेंस का मसला है? नहीं जी, अक्रेंस का तो नहीं। क्या उसकी कंप्लीटनेस का मसला है? नहीं, वो भी मसला है एक्यूरेसी का, कि यार क्या वो वैल्यू सही तरह एक्यूरेटली रिकॉर्ड हुई है, एक्यूरेट रेट के ऊपर मल्टीप्लाई करके हमने उसको लिखा है। अब देखें, ये
नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ही कुछ ऐसी है कि इसके अंदर इनहेरेंट रिस्क मौजूद है। इसके अंदर क्या मौजूद है? इनहेरेंट रिस्क मौजूद है। तो यही वो कहना चाह रहा है। इस तरह स्टॉक की एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जी हमारा स्टॉक कुछ ऐसा है, लेट्स से जो बहुत जल्दी ऑब्सलीट हो जाता है। आप कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कई ये जो होती हैं चीज़ें, पेरिशेबल आइटम्स होती हैं। अगर कोई आपकी कंपनी है वो पेरिशेबल आइटम्स बेच रही है या दूध बेचती है डब्बे वाला, लेकिन उसके ऊपर लिखा होता है कि जी 1 हफ्ते की एक्सपायरी है इसकी, हफ्ते बाद ये क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये एक दूध है, वो वैसे 1 लीटर मिलता है 300 का पैक्ड, ठीक है, लेकिन वो एक्सपायर हो जाए तो स्टॉक के अंदर जो उसकी वैल्यू लिखी होनी चाहिए, लेट्स से उसकी वैल्यू थी 250 रुपया, बिकता था वो 300 रुपये का, कॉस्ट उसकी थी 250, बिकता था 300 पे। हमने कहा कि जी हमने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अब एनआरवी मतलब सेल प्राइस उसकी कितनी थी? 300 रुपया, कॉस्ट कितनी थी? 250 रुपये की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वो कितनी अमाउंट के ऊपर रिकॉर्ड हुआ होगा? लोअर ऑफ, दोनों में से जो लोअर है मतलब कि कॉस्ट के ऊपर 250 रुपये के ऊपर। लेकिन हमें पता है कि 1 हफ्ते की उसकी एक्सपायरी है, तो इसका मतलब है कि हफ्ते बाद एक्सपायर्ड प्रोडक्ट, या अगर मैं कहूं कि अभी 1 दिन पड़ा हुआ था, आपने मार्केट में जाकर कहा कि भाईजान ये खरीद लें, नियर टू एक्सपायरी है, लोगों ने कहा कि भाईजान कल वैसे एक्सपायर हो जाना है, आपको तो नुकसान हो जाना है, आप 300 का बेच रहे हैं, ऐसे करें हमें अगर आप 260 रुपये का लेट से बेचेंगे, या अगर हमें आप लेट से 230 रुपये का बेचेंगे, फिर हम खरीदेंगे। अब आपने सोचा कि यार 230 का अगर मैं इसको बेचता हूँ, मुझे लॉस कितने का हो रहा है? 20 रुपये का। मैं क्लाइंट के एंगल से बात कर रहा हूँ, 20 रुपीज़ का मुझे लॉस हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसे नहीं बेचता तो एक्सपायर्ड होने की सूरत में मुझे 250 रुपये का लॉस हो जाना, क्योंकि किसी ने नहीं खरीदना। तो आपने कहा चलो यार 20 रुपये का लॉस बर्दाश्त करते हैं, ठीक है, और इसको हम सेल कर देते हैं। अब देखें, इसका मतलब है कि अगर 30 जून आ गया, बीच में ईयर एंड आ गया, और आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट पड़ा हुआ है जो नियर टू एक्सपायरी है या एक्सपायर्ड है, दूसरी तरफ आप कह लें एक्सपायर्ड है बिल्कुल ही, अब वो आपने अगर 250 के ऊपर रिकॉर्ड किया हुआ था, तो क्या आपने सही रिकॉर्ड किया था? कंपनी ने गलत रिकॉर्ड किया था। क्यों? और ये कौन सी वाली एजर्शन हिट हो रही है? वैल्यूएशन की एजर्शन हो रही है। एग्जिस्टेंस पे कोई मसला नहीं है, एग्जिस्ट तो कर रहा है, पड़ा हुआ है स्टॉक, कोई मसला नहीं है उसके ऊपर, उसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस पे भी मसला नहीं है, कंपनी का ही है। मसला है उसकी वैल्यूएशन के ऊपर कि उसकी वैल्यू सही रिकॉर्ड नहीं की गई। अब देखें, ये भी इनहेरेंट रिस्क है। इनहेरेंट क्यों है? क्यों है इनहेरेंट? हर प्रोडक्ट का ये मसला नहीं है, कई चीज़ें जिनकी एक्सपायरी होती ही नहीं है, ठीक है, उनका मसला नहीं होता। ये जिनकी पेरिशेबल आइटम्स है उनके अंदर मौजूद है ये वाला रिस्क कि यार ये हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर इनकी वैल्यू गिरनी ही गिरनी है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या आपको कंफर्म है कि जो मैं 100 आइटम्स बनाऊंगा 100 की 100 बिकेंगी? ऑब्वियसली किसी को भी नहीं है कंफर्म, ठीक है। तो इस आइटम के अंदर, इस बैलेंस के अंदर ही इनहेरेंट रिस्क मौजूद है कि इसकी वैल्यू गलत हो सकती है। बाकी चीज़ों का रिस्क फिलहाल नहीं है, जितनी की लिमिटेड इन्फॉर्मेशन की बेस पे हम बात कर रहे हैं, विद इन दैट इन्फॉर्मेशन बाकी किसी एजर्शन का रिस्क हमें नज़र नहीं आ रहा। हमें रिस्क यहाँ पे किसका नज़र आ रहा है? उसकी वैल्यूएशन का। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनहेरेंट रिस्क बोलेंगे। आगे इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे ना, समझ आ जाएगी। फिलहाल डेफिनेशन की समझ आई है। उसने कहा कि ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन अबाउट अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन इवेंट्स अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर टू अ मिसस्टेटमेंट दैट कुड बी मटीरियल, किसी असर्शन का मटीरियल मिसस्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाना विदाउट, चाहे वो इंडिविजुअल हो या एग्रीगेट में हो, बिफोर कंसिडरेशन ऑफ एनी रिलेटेड कंट्रोल्स, कंट्रोल्स को कंसिडर किए बगैर इटसेल्फ उस ट्रांजैक्शन या उस अकाउंट बैलेंस के अंदर कौन से रिस्क मौजूद हैं, उसको क्या बोलते हैं? इनहेरेंट रिस्क बोलते हैं। अच्छा, जब भी ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट की बात आएगी ना, आगे बाय डिफॉल्ट इम्प्लाइड है, ये चाहे लिखा हो या ना लिखा हो, ये इम्प्लाइड है कि मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअल भी हो सकती है, अकेले इतनी बड़ी हो, या इन एग्रीगेट भी हो सकती है। ये आपने हमेशा साथ बोलना है। जैसे हमने कहा था, जब आपने एविडेंस वर्ड बोलना है तो ये इम्प्लाइड है उसके अंदर कि वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ओल्ड एविडेंस की बात कर रहा है, सादा एविडेंस कुछ नहीं होता। इसी तरह अगर मटीरियल मिसस्टेटमेंट की बात हो रही है तो वो हमेशा इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट बात कर रहा होता है, कि वो इंडिविजुअल मटेरियल भी हो सकती है, इतनी बड़ी कोई ऑब्जर्वेशन या मिसस्टेटमेंट निकल आई है, या हो सकता है छोटी छोटी हो, काफ़ी मिलके मटेरियल बन जाए।
इस तरह एक और बात जो इम्प्लाइड होती है जब हम मिसस्टेटमेंट वर्ड यूज़ करते हैं या मटेरियल मिसस्टेटमेंट यूज़ करते हैं, वो उसके अंदर वो हो सकता है कि मिसस्टेटमेंट फ्रॉड से हुई हो चाहे एरर से हुई हो, दोनों इम्प्लाइड है उसके अंदर मौजूद है। मतलब है कि फ्रॉड वाली मिसस्टेटमेंट को हमने कोई अलग नाम नहीं देना होता, वो भी मिसस्टेटमेंट है, इसलिए हम कहते हैं मिसस्टेटमेंट आइदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड। इधर भी हम क्या कह रहे हैं, मिसस्टेटमेंट आइदर इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट। इसका मतलब है कि मिसस्टेटमेंट के लिए आपने चारों चीज़ों को ज़हन में रखना है कि मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअल भी हो सकती है, मिसस्टेटमेंट इन एग्रीगेट भी हो सकती है। ठीक है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट एरर की वजह से भी हो सकती है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से भी हो सकती है। ओके जी, चलें। इनहेरेंट रिस्क इज द रिस्क दैट आइटम्स मे बी मिसस्टेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ देयर इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। उसकी कैरेक्टरिस्टिक ही कुछ ऐसी है कि यार उसके अंदर मिसस्टेटमेंट आ सकती है। मे बी है ना, कंफर्म थोड़ी है। हो सकता है कि आपने बड़ा ज़बरदस्त किस्म के कंट्रोल्स लगा के इनहेरेंट रिस्क को कंट्रोल किया हुआ है। मतलब है कि आप कहेंगे जी 7वें दिन आप कहते हैं कि जी हर प्रोडक्ट जो है वो अगर 7 दिन की एक्सपायरी है तो 7वें दिन वहाँ पे एक पॉपअप शो रहता है सिस्टम के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर कहता है भाईजान इसको डिस्कार्ड कर दो, इसकी वैल्यू जो है 0 कर दो या कुछ इस तरह। ठीक है, तो अगर तो वो सिस्टम है तो आपने इनहेरेंट रिस्क को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन आमतौर पे तमाम इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल नहीं हो सकते। तो उसने अब एग्जांपल दी कि इनहेरेंट रिस्क में रिजल्ट फ्रॉम आइदर द नेचर ऑफ द आइटम्स देमसेल्फ। आइटम की नेचर ही कुछ ऐसी है कि भाई उसके अंदर जो है रिस्क मौजूद है। फॉर एग्जांपल एस्टिमेटेड आइटम्स, देखें जहां पर भी एस्टिमेट आएगा वो रिस्क मौजूद है। 100% वो हो ही नहीं सकता कि आपने उसकी वैल्यू सही निकाली हो। एस्टिमेट है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा यार डाउटफुल डेट्स के मुझे लगता है कि 50 लाख के डेट्स हैं, रिसीवेबल्स हैं 50 लाख के। लेट्स से मुझे लग रहा है कि 10% प्रोविजन है, मतलब 10% आपने प्रोविजन रिकॉर्ड कर ली है कि डाउटफुल हो जाएंगे, मुझे नहीं मिलेंगे, बैड डेट्स हो जाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, पता ही है ना, IAS 37 के मुताबिक आपने प्रोविजन रिकॉर्ड कर ली। क्या आप ये कंफर्म कह सकते हैं कि 10% ही होंगे? हो सकता है 15 हो जाए, हो सकता है 2% हो सकता है 3% हो। अब देखें उस अकाउंट बैलेंस के अंदर इनहेरेंट रिस्क मौजूद है कि ये गलत हो सकता है। अब क्या करें, एस्टिमेट लगाना छोड़ दें? नहीं भाई, करना तो है। बात आ रही है कोई समझ? फॉलो कर रहे हैं? आपने कहा डेप्रिसिएशन जब आप निकालते हैं आप यूजफुल लाइफ असाइन करते हैं। आपने कहा ये कंप्यूटर है 3 साल चलेगा, ये व्हीकल है 5 साल चलेगी वगैरह। क्या ये कंफर्म है कि वो इतने साल चल जाएगी? एस्टिमेट्स है ना। तो इसका मतलब है कि अकाउंट बैलेंस कई बार नेचर ऑफ आइटम ही ऐसी होती है। अकाउंट बैलेंस हो चाहे एक्सपेंस हो, इनकम हो, व्हाटएवर, नेचर ही कुछ उसकी ऐसी होती है कि उसकी नेचर की वजह से उसके अंदर इनहेरेंट रिस्क मौजूद होता है। तो एस्टिमेट्स तो बहुत ही ज़बरदस्त एग्जांपल है। एस्टिमेट्स जहाँ जहाँ पर भी आएंगे, जहाँ जहाँ पर भी आएंगे इनहेरेंट रिस्क मौजूद है। एक बहुत बड़ा एस्टिमेट गोइंग कंसर्न जम्पशन का होता है कि भाई अगला पूरा साल मेरी कंपनी चलेगी। ये सबसे बड़ा एक आपका एस्टिमेट है। हो सकता ना चले, कुछ हो रहा है। अब देखें कोविड आ गया अचानक, किसको पता था कोविड आना है? सारी कंपनीज ने इतना मोटा बड़ा बड़ा करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा था 2019 में, ठीक है, कि भाई हमारी कंपनीज चलेंगी। तो 2020 में वो आ गया। तो मतलब एस्टिमेट्स के अंदर तो मौजूद है इनहेरेंट रिस्क। ठीक है जी। देन दूसरी उसने कहा द नेचर ऑफ द एंटिटी एंड इंडस्ट्री। कई बार आप ऐसी एंटिटी में या ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं जहां पर रिस्क मौजूद होता है कुछ आइटम्स के मिसस्टेट होने का। जैसे एक्सपोर्ट्स की बात है तो उसमें बहुत बड़ा रिस्क मौजूद है कि भाई आपका डॉलर का रेट सही आपने नहीं कैलकुलेट किया होगा, रिस्क मौजूद है। हो सकता है सही किया हो, लेकिन क्योंकि आपकी इंडस्ट्री की नेचर ही कुछ ऐसी है, रिस्क मौजूद है। अगर आप कोई ब्रोकरेज हाउस है, ब्रोकरेज हाउस का पता है ना, जो क्या करते हैं, आप लिस्टेड कंपनीज का शेयर्स सेल परचेज करवाते हैं, उसमें आपको फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएरी के तौर पे। ब्रोकरेज हाउस है, आपके पास कंफर्म है इसके अंदर कि आपसे हो सकता है शेयर्स की सेल प्राइस या फेयर वैल्यू सही ना निकली हो, बहुत, क्योंकि एस्टिमेट है वो भी, उसके अंदर भी बहुत बड़ा एक मतलब रिस्क मौजूद है। तो कई बार आपकी इंडस्ट्री, आपका रेगुलेटरी एनवायरनमेंट वो इस नेचर का होता है कि उसके अंदर रिस्क मौजूद होता है, स्पेशली जहाँ पर कंट्रोल एनवायरनमेंट या इंटरनल कंट्रोल्स बहुत वीक हों, कमज़ोर इंटरनल कंट्रोल्स हैं, एंटिटी का कुछ ज़्यादा होल्ड नहीं है अपने ऑपरेशंस के ऊपर, SOPs इतने सख्त नहीं है, वहाँ पे तो भाई बेतहाशा इनहेरेंट रिस्क मौजूद होंगे। बात आइए समझ? ठीक है।
व्हेन इनहेरेंट रिस्क इज हाई, जब ये हाई होगा, दिस मीन्स देयर इज अ रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट ऑफ एन आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये आपको समझना चाहिए। इनहेरेंट रिस्क का मतलब ही क्या है कि भाईजान फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कोई ना कोई असर्शंस जो हैं उनमें रिस्क मौजूद है। अच्छा, अब ये नहीं होता कि आप ये तुक्के से कह रहे हैं ये 10% इनहेरेंट रिस्क है, अब आप वापस जाएं। नहीं नहीं, ये आप पहले आपको पता होता है किन किन असर्शंस के अंदर रिस्क है, वहां से आप इधर इसको निकालते हैं। बात समझ आई है? मतलब ऐसे नहीं होगा कि 10% इनहेरेंट रिस्क है, चलो लब्बो उनके किथे किथे जाके सी, ऐसे नहीं होगा। पहले आपको पता होगा कि कौन कौन सी एजर्शन के, देखें हमने कहा है ना कि आपने आइजा 315 में रिस्क असेसमेंट जो है प्रोसीजर्स है वो फॉलो करने हैं। वो 4 प्रोसीजर्स आपने वहाँ पे लगाने हैं। जब आप उन 4 प्रोसीजर्स को लगाएंगे बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर, बड़े बड़े इवेंट्स के ऊपर, और अपनी प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करेंगे, आपके सामने वहाँ से रिस्क निकलते आएंगे, यार अच्छा इसमें ये रिस्क है। जैसे देखें, अगर यही एक्सपोर्ट वाली कंपनी है, जैसे ही आपने वो देखा फ़ौरन आपके माइंड में आ गया यार ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू में बहुत बड़ा रिस्क मौजूद है कि हो सकता है जो बाहर से पैसा आया वो सही तरह आपने यहाँ पर एक्यूरेटली रिपोर्ट ना किया हो, तो आ गया ना। जैसे आप प्रोविजंस के ऊपर पहुंचे हैं डाउटफुल डेट्स की, आपने फ़ौरन कहा यार ये तो 10% इन्होंने लिखा हुआ है, पता नहीं अब होगा कि नहीं, इनहेरेंट रिस्क मौजूद है। तो इसका मतलब है कि जब इनहेरेंट रिस्क होगा, इसका हमने जो इंटरप्रिटेशन लेनी है वो इंटरप्रिटेशन उसकी ये है कि भाईजान फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट मौजूद है। ओके जी, चलें। देन इनहेरेंट रिस्क ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ कंट्रोल्स। ये तो बात हमने ऊपर कर ली है ना कि अभी कंट्रोल्स को हमने कंसीडर ही नहीं किया। हमने कहा अभी कंट्रोल्स नहीं लगाने, हमने कंट्रोल्स लगाए बगैर को जो जो रिस्क मौजूद है उनको इनहेरेंट रिस्क कहते हैं। मतलब है कि जो समझ लें कि पैदाइशी तौर पे उसके अंदर मौजूद थे चीज़ के अंदर, वो क्या है, इनहेरेंट रिस्क मौजूद वो उसके हैं। जैसे देखें एक इंसान है, इंसान के अंदर ये क्या ये रिस्क मौजूद है ना कि वो गलती भी करेगा, वो मतलब गुनाह भी कर सकता है, ये रिस्क मौजूद है। क्या कोई भी इंसान दुनिया का, अंबिया के अलावा कोई भी इंसान ये कह सकता है कि भाईजान मैं कभी भी ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं करूँगा? दैट्स नॉट इवन पॉसिबल। इनहेरेंट रिस्क मौजूद है हमारे गुनाह करने का, ठीक है। तो भाई कुछ ट्रांजैक्शंस, कुछ इवेंट्स, कुछ अकाउंट बैलेंसेस, कुछ डिस्क्लोयर्स, इवन डिस्क्लोयर्स भी ऐसे हैं कि ये पूरे डिस्क्लोयर नहीं दिए होंगे इन्होंने। कोई ना कोई आपका अपना बाइसनेस होती है उसके अंदर, कोई ना कोई आप चीज़ छुपाना चाह रहे होते हैं जो आप नहीं बताते डिस्क्लोयर्स के अंदर भी, ठीक है। मसला ही असल में डिस्क्लोयर्स का पड़ता है, ठीक है। आप पूरी खुल के बात नहीं बताते, ठीक, वो उसके रीजंस कोई भी हो सकते हैं। तो भाई इसको हम क्या बोलेंगे, इनहेरेंट रिस्क के कंट्रोल्स को कंसीडर किए बगैर पैदाइशी तौर पे चीज़ के अंदर जो जो रिस्क मौजूद है वो इनहेरेंट रिस्क हैं। ओके, इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। द ऑडिटर मस्ट एक्सेप्ट दैट द रिस्क एग्जिस्ट एंड विल नॉट गो अवे। ऑडिटर साहब ये एक्सेप्ट कर लें कि यार ये रिस्क कभी भी ख़त्म नहीं होना, ये रहना ही रहना है, ठीक है। ये रिस्क ख़त्म नहीं होगा, ये इनहेरेंटली मौजूद है उस चीज़ के अंदर, इसको ये ख़त्म नहीं हो सकता, ये एलिमिनेट नहीं। क्योंकि नेचर ही कुछ ऐसी है ना भाई। अब आप क्या प्रोविजंस लगाना छोड़ देंगे तो IAS 37 आँख खप डाल देगा भाईजान प्रोविजन डालनी थी, डालनी पड़ेगी ना एस्टीमेट, तो रिस्क तो मौजूद रहेगा हमेशा। अब आप कहेंगे एक्सपोर्ट में रेवेन्यू का रिस्क मौजूद है डॉलर की ट्रांसलेशन का, चलो एक्सपोर्ट ही बंद कर दें, बिजनेस बंद करके बैठ जाएं। ऑब्वियसली नहीं, आपने बिजनेस तो करना है, काम तो आपने करना है। जब करना है तो डॉलर आना है, डॉलर आना है, ज़्यादा डॉलर आना है तो ज़्यादा रिस्क आना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। ओके जी भाई, समझ आ गई गल? कोई भी सवाल है तो प्लीज़ पूछ लें। बहुत ही क्लियरली, विविडली हमें ये चीज़ें समझ आनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ये ना बुनियाद है चीज़ों की। जब आपने आगे जाके रिस्क वगैरह बनाने हैं, आगे इंशाल्लाह जैसे जैसे हम चलते जाएंगे ऑडिट प्रोसीजर्स बनाने हैं, भाई ये आपकी बैक ऑफ द माइंड ये नॉलेज जितना ज़्यादा होगा। देखें, जब आप कोई चीज़ बोल रहे होते हैं, किसी चीज़ के ऊपर आपसे क्वेश्चन किया जाता है, तो कई बार क्या होता है कि उसका एक जवाब होता है, आंसर होता है टू द पॉइंट। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके पास जो अदर नॉलेज होता है, जिसको हम प्रोफेशनल नॉलेज कहते हैं, वो आपकी हेल्प करता है जवाब तक पहुंचने में, ऐसे है ना। तो ये आप समझ लें कि आपका प्रोफेशनल नॉलेज इंक्रीज हो रहा है। ये वर्ड्स, ये टर्मिनोलॉजीज, ये आपने यूज़ करनी है आगे, बहुत ज़्यादा यूज़ करनी है। यूज़ लेकिन तभी करनी है अगर कॉन्सेप्ट पता है। रट्टे मारे होंगे कंफर्म आप एंड पे आके, मुझे पता है मेरे तरले कर रहे होंगे, सर जी कोई प्रोसीजर ही दसते हो,
कोई प्रोसीजर बता दें वो याद कर लें हम, भाई वो कोई तरीका ही नहीं है यार, वो कोई मतलब अजीब ही सिस्टम है वो। ठीक है, इसमें आपको मैं मतलब किसी का वो नहीं कर रहा, खुदा न खास्ता, बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं, बड़े बड़े टीचर हैं माशाल्लाह, हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। लेकिन अब आप देखें कि आई कैप का अगर रिज़ल्ट बुरा आता है तो अगर मैं स्टूडेंट्स, मैं अभी क्योंकि न्यू हूँ, ठीक है, मेरा सेकंड बैच है ऑडिट का, सी लॉ का भी, ठीक है, तो अगर मतलब उसका रिज़ल्ट ख़राब आता है तो उसके रिज़ल्ट ख़राब आने में हमारा कितना हाथ है, हम जैसे टीचर्स का जो अभी न्यू कमर्स हैं, चाहे वो कंसेप्चुअल पढ़ा रहे हैं या क्रैमिंग, उस बात को अलग करके देखिए। अगर मेरे पास लेट्स से अभी सी लॉ में मेरे पास अराउंड 40 स्टूडेंट्स हैं और इधर ऑडिट में आप लोग हैं, तो भाई मतलब वो जो इतना स्टूडेंट पेपर दे रहा है, अगर 3,000 4,000 मेरे ख्याल में इतना होता है स्टूडेंट, उसमें से हमारा तो इतना का पोर्शन है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि ये मेजॉरिटी जो है आप लोग वो इंशाल्लाह पास होंगे। मेरा जो बिज़नेस लॉ का भी लास्ट टाइम था वो 93% रिज़ल्ट था, ठीक है। इंशाल्लाह इस बार भी मुझे उम्मीद है कि 90% प्लस ही होगा, ठीक है। और ये इसमें वो स्कीम कोई नहीं है कि जी जो स्टूडेंट्स आते नहीं है ये वो, इसमें हम सारे ही करते हैं, इवन वो भी जिसने कोई बिल्कुल ही सीरियस नहीं लिया, टेस्ट नहीं दिया, उसको भी हम कंसिडर करके करते हैं। इसका मतलब है कि अगर उनको निकाल दे फिर तो 100% ही है तकरीबन। खैर, मैं यहाँ पे कोई आपको वो नहीं कर रहा कि शो ऑफ वगैरह, मैं आपको बेसिक बात बता रहा हूँ ये कितनी चीज़ इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअली पढ़ना। अच्छा, अब अगर आई कैप का रिजल्ट आता है 30%, अब मेरे जैसे टीचर्स का ये जो न्यू है, लेट से किसी का फॉर एग्जांपल किसी का 40% भी आ गया, लेकिन जब पढ़ाई थोड़े से बच्चे हैं तो वो 40% कितना का इम्पैक्ट करेगा उसको, वो नहीं करेगा। असल में इम्पैक्ट फिर कौन करता है, जिनके पास हंड्रेड्स में स्टूडेंट्स हैं। ये बात पता नहीं अब किसी को शायद बुरी भी लग जाए, लेकिन बात सच करना भी बड़ा ज़रूरी है। अब जिनके पास हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मतलब है कि जो आई कैप के जो स्टूडेंट्स एग्जामिनीज़ हैं उनका तकरीबन 50 या 60% अगर एक या दो बंदे ही पढ़ा रहे हैं, तो भाई अगर आई कैप का रिज़ल्ट बुरा आता है तो क्या ये प्रोबेबिलिटी नहीं है कि उन्हीं के स्टूडेंट भी फेल हुए होंगे? ज़्यादा ऑब्वियसली है, ठीक है। पास कम हुए होंगे तभी तो जाकर रिजल्ट ख़राब हुआ, क्योंकि देखिए स्टूडेंट कैफ का तकरीबन कहीं ना कहीं से पढ़ता है, मेरे ख्याल में 90% स्टूडेंट कहीं ना कहीं से पढ़ तो रहा होता है, ठीक है। फाइनल पे तो मोस्टली लोग सेल्फ स्टडी पे चले जाते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर वो फेल हुए तो कहीं ना कहीं से तो पढ़ के आए, इतना जो फेल हुए। ज़्यादा लोग पढ़ कहाँ से रहे हैं ये भी देखना चाहिए। तो इसलिए अब उन अप्रोच पे चले हैं, जो मैंने जो कंक्लूड किया वो रीज़न ये है कि रट्टा बेस चलते हैं, प्रोसीजर्स याद किए होंगे पेजेस के ऊपर, फ्लो चार्ट से, इस तरह, भाई ये तरीक़ों से खुदा न खास्ता फेल होना है, ठीक है। तो इनसे बचना है, कॉन्सेप्चुअली चीज़ को लेकर चलना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बात आई है समझ? इनहेरेंट रिस्क हो गया। नेक्स्ट है जी हमारा कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क को हम देखते हैं। अच्छा, एक कंट्रोल रिस्क में आप डेफिनेशन पे पहले आ जाएं। द रिस्क दैट अ मिसस्टेटमेंट could occur in an assertion about a class of transaction or account balance disclosure वगैरह and that could be material either individually or when aggregated with other will not be prevented or detected or corrected on a timely basis by the entity's internal control। बात ज़रा समझें अब बड़े गौर से देखें। इनहेरिट रिस्क से मुराद क्या था कि भाईजान किसी अकाउंट बैलेंस या ट्रांजैक्शन या उसके डिस्क्लोजर के अंदर ही ऐसा रिस्क मौजूद है जिसको कंट्रोल्स के थ्रू भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो ऐसे तमाम रिस्क जो कंट्रोल्स को कंसिडर किए बगैर हम ये असेस कर लें कि यार ये जो चीज़ें हैं ये ख़त्म नहीं होनी, इनको क्या बोलेंगे? इनहेरेंट रिस्क बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात है कंट्रोल रिस्क की। कंट्रोल रिस्क से मुराद वो कह रहा है जी ऐसे रिस्क किसी भी एजर्शन के अंदर, अकाउंट बैलेंस या आपकी जो ट्रांजैक्शन या डिस्क्लोजर्स हैं उनके अंदर उनकी असर्शंस के ऐसे रिस्क के क्लाइंट का कंट्रोल एनवायरनमेंट या क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल या तो उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, या उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, या उसको करेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे तमाम रिस्क जिनको क्लाइंट का कंट्रोल एनवायरनमेंट प्रिवेंट, डिटेक्ट या करेक्ट करने में फेल हो चुका है, ऐसे कंट्रोल्स को क्या बोला जाएगा? ऐसे जो है रिस्क को क्या बोला जाएगा? कंट्रोल रिस्क बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा भाई?
कंट्रोल रिस्क बोला जाएगा। मतलब है कंट्रोल रिस्क को अगर हम ये कह दें कि फेलियर टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट इन एन असर्शन ऑफ क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन और अकाउंट बैलेंसेस एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। बात आई है, कोई समझ आई है, पल्ले पाई है? अब ये तीन चीजें क्या हैं? प्रिवेंट करने का मतलब क्या है कि भाई मिसस्टेटमेंट होने ही ना दो। कंट्रोल्स इतने ज़बरदस्त हैं, इतने तगड़े हैं, मिसस्टेटमेंट होने ही ना दो। अकाउंटिंग एंट्री गलत पास होने लगी थी। मिसाल के तौर पे एक बेसिक सी अगर आपको एग्जांपल दूँ इसकी, आपको होपफुली समझ आ जाए। आपको पता है कि डबल एंट्री होती है हर चीज़ की। आपका अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है और आपके IFRS जो है वो डबल एंट्री के बेस पर चल रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप एक एंट्री इस तरह कर रहे हो जिसमें क्रेडिट साइड ही नहीं है, तो आपका सॉफ्टवेयर क्या करेगा या क्या करना चाहिए आइडियली उसको, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको, वो पॉपअप शो हो जाएगा, वो मतलब एरर देने लग जाएगा, वो एंट्री पास ही नहीं होने देगा। ये प्रिवेंशन का कंट्रोल है ना, प्रिवेंटिव कंट्रोल है, ठीक है। इसमें से एक बात और आगे निकलनी है, वो भी फिर मैं आपको लिंक करके बताऊंगा, पहले ये समझें। प्रिवेंट करने का मतलब क्या है कि भाईजान रिस्क को या मिस स्टेटमेंट को अराइज ही ना होने दो, पहले से रोक लो। आपने कहा कि जी कोई अनऑथोराइज्ड यूज़र आके मेरा सिस्टम इस्तेमाल कर सकता है, ये एक रिस्क है ना, एक बहुत बड़ा रिस्क है। एजर्शन लेवल का भी रिस्क है कि भाई कोई ना कोई हो सकता है कि एंट्री आके डिलीट ना कर दे, एग्जिस्ट ना वो करे एंट्री, ठीक है। या आप कह रहे हैं कि कोई फॉर्मूला कोई गलत ना कर दे, एक्यूरेसी खराब हो सकती है। अब ये रिस्क थे एजर्शन लेवल के कुछ। आपने कहा कि यार क्यों ना मैं पासवर्ड्स लगा दूं इसके ऊपर, कि सिर्फ ऑथराइज्ड यूज़र जिसको पासवर्ड का पता है सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है। अब ये जो कंट्रोल आपने लगाया है उसके ऊपर, ये कौन सा कंट्रोल है? प्रिवेंटिव कंट्रोल है, आपने प्रिवेंट करने के लिए किया। बात आई है समझ? दूसरा है डिटेक्ट। डिटेक्ट का मतलब क्या होता है जी? चीज़ को पकड़ लेना। डिटेक्टिव एजेंट्स होते हैं ना, सही, जासूस। डिटेक्ट कर लेना, कोई मिसस्टेटमेंट अराइज हुई है, कहीं पे कंट्रोल की डेविएशन हुई है, कहीं पे कोई कंट्रोल्स ब्रीच हुए हैं, डिटेक्ट कर लिए सिस्टम ने फौरन कि भाई ये कंट्रोल यहाँ पे ब्रीच हुआ है। प्रिवेंट नहीं कर सका। देखो अगर तो प्रिवेंट करने वाला होता तो डिटेक्शन के ऊपर आना ही नहीं था ना काम, पहले ही वो प्रिवेंट हो जाना चाहिए था वहाँ पे। इसका मतलब है कि प्रिवेंटिव वाला तो चलो फेल हो गया, लेकिन डिटेक्टिव वाले कंट्रोल ने काम अपना दिखा दिया, उसने उसको डिटेक्ट कर लिया है वहाँ पे फ़ौरन ही। मिसाल के तौर पे हमने पासवर्ड वाली बात की कि विदाउट पासवर्ड कोई बंदा उसको यूज़ नहीं कर सकता, दैट वाज अ प्रिवेंटिव कंट्रोल। लेकिन लेट्स से प्रिवेंटिव कंट्रोल फेल हो गया, पासवर्ड किसी को पता चल गया, अब वो उसको वो यूज़ करने लगा है, वहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम दोबारा से आपने कोई लगाया हुआ है, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर फिर कोई जब एंट्री करते हो पिन डालना पड़ता है, कोई पिन को 4 डिजिट्स का। अब वो जो पिन है वो उस बंदे को नहीं पता, इसका मतलब उसने क्या कर लिया? डिटेक्ट कर लिया। उसको क्या डिटेक्ट किया है? उसने ये डिटेक्ट किया कि भाईजान कोई अनऑथोराइज बंदा अंदर घुस गया है जिसको पिन का नहीं पता। वो फौरन क्या करेगा, एक ईमेल वगैरह जो भी आपका तरीकाकार रखना चाहते हैं वो एक वहाँ से निकल पड़ेगी कि भाईजान ये जो सिस्टम है अनऑथोराइज एक्सेस हुई है, उसने डिटेक्ट कर लिया फौरन ही चीज़ को। बात आई है कोई समझ या नहीं समझ आई? ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी करेक्ट। ये तो सिंपल है कि कंट्रोल्स लगे हुए जो मामले को करेक्ट भी कर देते हैं, ठीक भी कर देते हैं, ठीक है। अब इसी की एग्जांपल ले लें, उसने डिटेक्ट कर लिया यार ये बंदा कोई दूसरा है, मतलब है क्या वो बंदा कोई है जो अनऑथराइज्ड है, कंट्रोल्स को ब्रीच करके वहाँ पे पहुँच गया है। अब वहाँ पर फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है कि कोई करेक्टिव कंट्रोल आपने ये लगाया हो कि आपने जैसे ईमेल कोई कर दी है किसी को, ठीक है, कि भाई ये करेक्ट ये बंदा अनऑथराइज पहुंच चुका है, उसको आप देखें। या हो सकता है कि वो सिस्टम ही ऑफ हो जाए। एटीएम की अगर हम एग्जांपल लें, एटीएम में अगर कभी आप लोगों का ये हुआ हो कि काफ़ी देर आप कार्ड निकालें ही ना तो वो कार्ड वापस चला जाता है। अब देखें उन्होंने भी कंट्रोल लगाया हो ना, तीनों तरह के कंट्रोल्स हैं उधर, ठीक है।
प्रिवेंटिव कंट्रोल है, डिटेक्टिव। प्रिवेंटिव क्या है, फॉर एग्जांपल कि सिर्फ एटीएम कार्ड जाता है उसके अंदर, कार्ड टूटा होगा ज़्यादा, वो नहीं एंटर होगा, कार्ड की वो जो मैग्नेटिक इंक है वो डिस्टर्ब्ड है, वो वहाँ पे नहीं एंटर होगा। कोई और कार्ड, आईडी कार्ड आपने क्या घुसा रहे हैं इसके अंदर, वो नहीं वहाँ पे जाएगा, प्रिवेंटिव है। देन एक और प्रिवेंटिव क्या है, पिन कोड डलवाता है, वो पिन कोड भी डलवाता है ना वहाँ पे, सही है, वो भी प्रिवेंटिव कंट्रोल है कि यार सिर्फ रेलिवेंट पर्सन ही आगे करे, ठीक है। अच्छा, अब फिर भी उसने सोचा कि भाईजान हो सकता है कि पिन कोड किसी को पता हो, या एक बंदा आया हुआ है उधर से कोई, सही है, गन पॉइंट पे आ गया कि भाई चल पिन कोड अपना एंटर कर। अब वहाँ पर उसने एक डिटेक्टिव क्या डाला है कि यार अगर मेरे साथ कभी हुआ नहीं है वैसे ये कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे शुक्र अल्लाह का, हो भी ना आपके साथ भी ना हो, नहीं कुछ लोग होते हैं ना वैसे ही सुस्त होते हैं, वो एटीएम कार्ड भी निकालने का, हम वो वाली एग्जांपल ले रहे थे, गन पॉइंट को छोड़ें, ठीक है। तो अगर आप, मेरे ख्याल में कोई 25-30 सेकंड है, अगर आप उतने टाइम में अपना कार्ड ना ले पाओ, उसने फ़ौरन डिटेक्ट कर लिया कि यार कोई ना कोई इशू है यहाँ पे। हो सकता है कि इशू ना भी हो, क्योंकि रिस्क है ना, रिस्क तो आपको पता है एक्चुअल भी हो सकता है बाद में कन्वर्ट, और हो सकता है कि एक्चुअल में ना कन्वर्ट भी हो। अब उसने लेकिन डिटेक्ट कर लिया कि यार हो सकता है कोई ना कोई मसला है, तो वो क्या करता है, कार्ड को करेक्टिव क्या है, पीछे खींच लेता है फ़ौरन ही। अब आपको कार्ड नहीं मिलना। इस तरह पैसे भी होते हैं, नीचे पैसे निकल आते हैं, ठीक है, अगर आप उसको कुछ टाइम ना पकड़ें तो वो बैक चले जाते हैं पैसे, बात आई समझ। तो ये आपकी थोड़ा सा इसकी किस्म है, इस तरह के कंट्रोल्स होते हैं। अच्छा, हमने पढ़ा था इंटरनल कंट्रोल्स के 5 कंपोनेंट्स हैं, याद है? और नहीं याद उन्हें कख नहीं समझ आनी, मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए वो याद करना, उनको ABC की तरह याद करना, काउंटिंग की तरह याद करना, अकाउंटिंग नहीं, काउंटिंग तो तुम्हें याद ही नहीं होनी, काउंटिंग गिनती की तरह याद होना उसका बड़ा ज़रूरी है। उसमें 5th जो एंड पे हमने पढ़ा था वो था कंट्रोल एक्टिविटीज़। कंट्रोल एक्टिविटीज़ से मुराद यही होता है कि कौन कौन से एक्टिविटी हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जो एंटिटी ने अप्लाई किए हुए हैं। तो भाई वो 3 तरह की कंट्रोल एक्टिविटीज़ ही होती हैं, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव कंट्रोल एक्टिविटीज़। अब ज़रा दोबारा आ जाए कंट्रोल रिस्क के ऊपर। कंट्रोल रिस्क से मुराद भाईजान एक ऐसा रिस्क है, एक ऐसा रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट है, मटीरियल नहीं है अभी, क्योंकि हमने कहा ना कि मिस स्टेटमेंट आपने कंसिडर करनी है, वो हो सकता है कि इंडिविजुअली मटेरियल हो या इन एग्रीगेट डिफरेंट मटेरियल हो। अगर हम इसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट का रिस्क वर्ड यूज़ करेंगे ना, तो इसका मतलब है कि हम छोटी छोटी को छोड़ रहे हैं, हम मिस स्टेटमेंट का कर रहे हैं, फिर हम मिस स्टेटमेंट्स को जब देखते हैं टोटल करके या इंडिविजुअली, फिर हम डिसाइड करते हैं कि मटेरियल है कि नहीं। तो भाईजान किसी भी क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर, इवेंट्स के अंदर, या डिस्क्लोजर के अंदर, या अकाउंट बैलेंसेस या उनके डिस्क्लोजर में, किसी भी आइटम की एजर्शन, किसी भी एजर्शन के अंदर अगर ये रिस्क मौजूद है कि भाई क्लाइंट का कंट्रोल सिस्टम उसको प्रिवेंट, डिटेक्ट या करेक्ट करने में नाकाम हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल रिस्क बोलेंगे। इसी कंट्रोल रिस्क की बेस पर तो फिर ऑडिटर साहब फैसला करते हैं कि हमने कंट्रोल्स के ऊपर रिलाय करना है, कंट्रोल्स को के ऊपर डिपेंड करना है या नहीं करना, ठीक है। तो कंट्रोल रिस्क इस लिहाज से बड़ा ज़रूरी है। वो नीचे कह रहे हैं कंट्रोल रिस्क इज द रिस्क दैट अ मिस स्टेटमेंट वुड नॉट बी प्रिवेंटेड और डिटेक्टेड बाय द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम दैट द क्लाइंट हैज़ इन ऑप्शन। कह रहा है भाई कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल रिस्क से मुराद क्या है कि कोई मिस स्टेटमेंट है वो प्रिवेंट भी नहीं होगी, डिटेक्ट भी नहीं होगी, करेक्ट भी नहीं होगी। इसने करेक्ट मिस कर दिया, करेक्ट भी लिख लें कि भाई कोई मिस स्टेटमेंट है वो ना तो कंट्रोल प्रिवेंट कर पा रहा है, ना तो डिटेक्ट कर पा रहा है, ना करेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक मिस स्टेटमेंट है वही प्रिवेंट, ये हो सकता है कि एक मिस स्टेटमेंट है वो प्रिवेंट हो गई है, ठीक है, दूसरी मिस स्टेटमेंट है वो प्रिवेंट हुई है, डिटेक्ट नहीं हुई, ये भी पॉसिबिलिटी है। या एक मिस स्टेटमेंट प्रिवेंट भी हुई है, डिटेक्ट भी हुई है, करेक्ट नहीं हो पाई। तो तीनों तरह का, किसी भी तरह का अगर कोई इन तीनों में से कोई मसला है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल रिस्क बोलते हैं। जैसे हमने इनहेरेंट रिस्क में क्या बोला, इनहेरेंट रिस्क से मुराद ये है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बाय डिफॉल्ट, बाय बर्थ आप कह लें, सही है, बाय नेचर कोई ना कोई ऐसा रिस्क मौजूद है जिसको कंट्रोल्स भी नहीं पकड़ सकते, कंट्रोल्स भी जिसको ख़त्म नहीं कर सकते, दैट इज़ एन इनहेरेंट रिस्क। अब कंट्रोल रिस्क क्या है कि भाई ये इनहेरेंट तो नहीं था, इनहेरेंट तो नहीं था, वो तो पकड़ा नहीं जाना, ये कोई दूसरा रिस्क है मिस स्टेटमेंट का जिसको कंट्रोल्स फेल हो गए हैं प्रिवेंट, डिटेक्ट या करेक्ट करने में, इन तीनों में से एक भी चीज़,
ठीक है जी। तो ये कंट्रोल रिस्क होगा। इन प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्लान, जब आइजा 315 के मुताबिक आपने ऑडिट प्लान बनाना है और आइजा 300 के मुताबिक, द ऑडिटर नीड्स टू मेक एन असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क फॉर डिफरेंट एरियाज ऑफ ऑडिट। आपने डिफरेंट एरियाज मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, रेवेन्यू हो सकता है, डिफरेंट एरियाज जो आपके मुताबिक मेजर एरियाज हैं जिनके अंदर आपको लग रहा है कि यार प्रोफेशनली इनके अंदर कंट्रोल रिस्क हो सकता है, उनको आप असेस करें, उनके अंदर कंट्रोल रिस्क देखें। एविडेंस अबाउट कंट्रोल रिस्क कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सही है जी, गल आ गई समझ। जो हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल बोला करते थे, हमने कहा था कि दो तरह के ऑडिट प्रोसीजर्स है, कल भी अभी डिस्कस किया है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हैं, उसके नाम से जाहिर हो रहा है कंट्रोल्स को टेस्ट करने के लिए बात हो रही है। ठीक है, आपने कंट्रोल रिस्क का जब एविडेंस लेना है कि यार कंट्रोल रिस्क कितना का मौजूद है भी या नहीं है, तो आपने कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स तो एक मेन कैटेगरी होगी ना, इसके अंदर प्रोसीजर्स कौन से परफॉर्म होने हैं? वही 7 प्रोसीजर्स हैं भाई, आइजा 500 वाले। इंक्वायरी करेंगे, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल वगैरह वगैरह, वो 7 प्रोसीजर। आई गल समझ। एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं वैसे करते, क्योंकि एक्सटर्नल कंफर्मेशन बाहर वाले बंदे से पूछना है। कंट्रोल जब एंटिटी किया तो बाहर वाले को क्या पता होगा, ठीक है। लेकिन उन 7 में से जो रेलिवेंट है वो, द इनिशियल अजम्पशन शुड बी दैट कंट्रोल रिस्क इज वेरी हाई and that existing internal controls are insufficient to prevent the risk of material misstatement. However, test of controls may provide sufficient evidence to justify a reduction in the estimated control risk for the purpose of audit planning. Test of controls are covered in later. उसने कहा कि भाई जब आप फौरन जाओगे ना क्लाइंट के पास स्टार्ट करने, तो एक एजम्पशन आपने क्या लेके चलनी है, क्या ज़हन में आपके होना चाहिए कि यार इधर कंट्रोल रिस्क हाई होगा। ठीक है, ये आपके ज़हन में होना चाहिए। फिर जैसे जैसे आप प्रोसीजर्स परफॉर्म करी जाओगे, फॉर एग्जांपल आपने चीज़ें टेस्ट करके देखी, वॉक थ्रू करके देखा, जो जो कंट्रोल्स लिखे हुए थे उनके मुताबिक, और आपको लग रहा है कि यार नहीं कंट्रोल्स तो काम कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ें तो उसी तरह ही जैसे मैनेजमेंट बता रही है, और मैनेजमेंट ने इफेक्टिवली बनाया भी हुआ है, डिज़ाइन भी अच्छा किया हुआ है कंट्रोल्स को। वो कंट्रोल्स की डिज़ाइनिंग एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ये हमने पढ़ा हुआ है बहुत स्टार्ट में, आइजा 210 में पढ़ लिया था, ठीक है, कि उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो भाई जब हमने कंट्रोल्स को टेस्ट किया, पहले हम ये ज़हन लेकर जाएंगे बेड़ा ही गर्क होएगा, ठीक है, लेकिन हमने 1 बाय 1 कंट्रोल्स को टेस्ट किया। अब हम ये कह सकते हैं कि यार मेरे पास इतना एविडेंस है कि कंट्रोल रिस्क कम है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि कंट्रोल रिस्क 0 है, क्या ये पॉसिबल है? किसी भी इदारे के अंदर, किसी भी एंटिटी, किसी भी कंपनी के अंदर, इज इट इवन पॉसिबल कि मैं कहूँ कि देयर इज 0% कंट्रोल रिस्क? रिस्क है ही नहीं भाईजान, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसकी बहुत बड़ी एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ, बाकी हज़ारों रीजंस हो सकती हैं और भी, लेकिन वो हो सकता है कि दूसरी रीजंस हों या ना हो, एक हमेशा मौजूद होगी। लेट्स से आपके कंट्रोल्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बड़े ही कमाल बाकमाल किस्म के कंट्रोल्स आपने बना दिए, मज़ा आ जाता है कि हर चीज़ बड़े प्रोसीजर्स के थ्रू सिस्टमाइज्ड वे में जा रही है। एक रिस्क फिर भी मौजूद रहेगा, कौन सा हमने डिस्कस किया हुआ है, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। ठीक, जितना मर्जी आप कर लें, इंसान है ना इन दी एंड, चलाना तो इंसानों नहीं है, फिर भी एक रिस्क हमेशा मौजूद रहेगा कि मैनेजमेंट हो सकता है कि इन कंट्रोल्स को अपने मुताबिक मोल्ड कर ले, जब अपनी बारी आए तो कोई कंट्रोल नहीं। ठीक है, ये पूरी दुनिया में पाया जाता है। अच्छा, ये मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल जो है, ये हम पढ़ेंगे आइजा 240 फ्रॉड का, उसके अंदर भी वो आपको कहता है कि भाईजान मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल हर सूरत मौजूद है, हर सूरत मौजूद है। ये ज़रूर है कम या ज़्यादा हो सकता है, कई जगह पे मैनेजमेंट हर चीज़ के अंदर घुस जाती है, कंट्रोल्स को ओवरराइड करती है, अपने मुताबिक काम करती है, लेकिन कई जगह पे कम है। वो कहते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोई फरिश्ते थोड़ी काम कर रहे हैं, इंसान कर रहे हैं, इंसान के अंदर लालच है, इंसान के अंदर बाइसनेस है, इंसान के अंदर 2 नंबरी है, बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है, इनहेरेंट है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ओवरराइड का जो रिस्क है वो तो होता ही होता है, उसकी वजह से कम से कम सिर्फ उसी की वजह से कंट्रोल रिस्क तो मौजूद होगा, इसके अलावा भी बड़ी रीजंस हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ ना कि सब कुछ भी बेहतरीन कर दिया जाए, फिर भी भाई इंसान है ना, इंसान को कैसे बेहतरीन करोगे, इंसान तो खता का पुतला है, ठीक है जी। तो आइए कोई गल समझ, कंट्रोल रिस्क 2 से हमने पढ़ लिए हैं, इन दोनों को इकट्ठा हमने बुलाना हो, दोनों भाइयों को इधर आवाज़ देनी हो, तो हम कहेंगे ए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मेरी बात सुनो, तो वो दोनों भाग के आ जाएंगे, इनहेरेंट रिस्क भी आ जाएगा, कंट्रोल रिस्क भी आ जाएगा। अब ये दोनों रिस्क किसके हैं?
क्लाइंट के रिस्क हैं, ये क्लाइंट ने पैदा किए हुए हैं, क्लाइंट के कंट्रोल्स वीक हैं, क्लाइंट की ही जो इंडस्ट्री है या जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है, इवेंट्स है, वही इसी तरह के हैं कि उनके अंदर इनहेरेंट मौजूद होता है। ठीक है, तो अब हमारे हाथ में क्या है, डिटेक्शन रिस्क, उसकी तरफ जा रहे हैं। डिटेक्शन रिस्क समझें ज़रा। द रिस्क दैट द प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर, प्रोसीजर्स कौन से, 7 प्रोसीजर्स जो हमने परफॉर्म करने हैं इन 2 कैटेगरीज, वो 7 प्रोसीजर्स डिस्क्राइब्ड बाय आइजा 500 ऑडिट एविडेंस, उसने जो हमें जो 7 प्रोसीजर बताए हुए हैं, और वो कहता है कि इनको 2 डायरेक्शन में आप लगा सकते हो, या तो इनको टीओसीज में भी लगा लो, या इसमें से कुछ या सारे के सारे आप उसमें सब्सटेंटिव में लगा लो। ठीक है, अच्छा अब वो बात करिए कि भाई जो हमने वो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए थे, द रिस्क, उसके अंदर भी एक रिस्क है, द रिस्क दैट द प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर to reduce audit risk to an acceptably low level will not detect a misstatement that exists and that could be material either individually or in aggregate। बात जरा समझें, बात भाई ये है कि हमने जब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए थे एज पर आइजा 315, 4 प्रोसीजर्स आउट ऑफ दो 7 प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि भाई रिस्क एक मौजूद है कि जब आपने वो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए थे अपने रिस्क को एक्सेप्टेबली लो लेवल तक लाने में, क्योंकि हमने कहा हो ना कि एक एक्सेप्टेबल लेवल रिस्क एपेटाइट है हमारी, हम उससे ज़्यादा रिस्क नहीं दे सकते किसी क्लाइंट के अंदर। ठीक है, अगर हमने क्वालिटी का ऑडिट करना है, अगर तो ठप्पे लगाने पे तो जो मर्जी करो, अगर हमने क्वालिटी ऑडिट करना है, एज पर बुक्स एज पर स्टैंडर्ड्स करना है, तो भाईजान हम एक लेवल से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। वो जो लेवल है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेबल लेवल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि भाईजान जब आप एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क, मतलब है कि रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल तक लाने के लिए जो जो प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे थे, अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे, इंक्वायरीज कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा समझ रहे थे, बेसिकली समझने से होगा ना। रिस्क आपने ज़ुबानी थोड़ी कहना है 10 नहीं 8% है, 3% है, 4%, इस तरह तो नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि 10% पहले मैंने निकाला था 5 है, तो भाई रीज़न देनी पड़ेगी ना, वाई नाउ 5% रिडक्शन क्यों आई है। तो अगर आप रिस्क को कम करते करते एक्सेप्टेबल लेवल तक लाने में अभी भी कोई रिस्क मौजूद है कि भाईजान हो सकता है कि कोई मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट होने से रह जाए, ठीक है, मतलब है कि इसको मैं एक्सेप्टेबल लेवल तक तो मैं ले आया हूं, लेकिन अभी भी एक रिस्क मौजूद है कि कोई ना कोई मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट ना हुई हो मेरे से, इसको हम क्या बोलेंगे, डिटेक्शन रिस्क बोलेंगे। अब ये रिस्क सोली किसका है, ऑडिटर का, इसमें क्लाइंट का कोई ताल्लुक नहीं है। क्लाइंट ने थोड़ी कहा कि आप अपनी रिस्क असेसमेंट इस तरह करो, आपका जो दिल करता है करें, लेकिन आप अपने रिस्क असेसमेंट करते करते आपके अंदर फिर भी एक रिस्क मौजूद है कि हो सकता है कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट अनडिटेक्टेड रह गई हो, डिटेक्ट ही ना मैं उसको कर पाया हूं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, डिटेक्शन रिस्क। समझें दोबारा, डिटेक्शन रिस्क इज द रिस्क दैट द ऑडिट टेस्टिंग प्रोसीजर्स, जो हमने ऑडिट टेस्टिंग करनी है, विल फेल टू डिटेक्ट अ मिसस्टेटमेंट इन अ ट्रांजेक्शन और इन अकाउंट बैलेंस। भाई एक रिस्क मौजूद है कि हमने जो प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं एग्जीक्यूशन लेवल पे, सारे के सारे, हमेशा एक रिस्क मौजूद रहेगा कि हो सकता है कि कोई ना कोई मिसस्टेटमेंट रह जाए डिटेक्ट होने से, और वो अनकरेक्टेड भी रह जाएगी। जाहिर है जब डिटेक्ट ही नहीं हुई तो करेक्ट कैसे होगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हम 100% तो चीज़ें चेक करते नहीं हैं, हमने तो सैम्पल बेसिस पे करनी है। तो ये रिस्क कि भाई हो सकता है कोई ना कोई मिसस्टेटमेंट रह जाए डिटेक्ट होने से, इसको क्या कहते हैं, डिटेक्शन रिस्क कहते हैं। अब देखिए मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट करना किसका काम था, किसका ऑब्जेक्टिव है, ऑडिटर साहब का ऑब्जेक्टिव है, तो ऑडिटर का रिस्क हो गया ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ डिटेक्शन रिस्क इज 10%, वो कहता है अगर ये वाला रिस्क 10% है, दिस मीन्स दैट देयर इज अ 10% प्रोबेबिलिटी दैट द ऑडिट टेस्ट विल फेल टू डिटेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सिंपल सी बात है, अगर ये 10% है इसका मतलब है कि भाई 10% चांसेस हैं कि मैं कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट को मिस कर जाऊंगा। अगर 5% हैं तो देयर आर 5% चांसेस दैट आई विल फेल टू डिटेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये सिंपल सी बात है, सही है। वो डेफिनेशन थोड़ी सी उसने औखी शौकी लिख दी, सिंपल से नीचे आपको समझा दिया कॉन्सेप्ट क्या है। ओके जी, पेपर में इसके आ सकती है, डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है, वो तो फिर आप इस हिसाब से लिख देंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो क्रैम्ड ही हो, बस आपने एरियाज़ कवर करने होते हैं बात के सारे। बाकी जो इसका असल यूजेज है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोफेशनल नॉलेज आपका इन्हेंस हो रहा है,
सही है, उसको बढ़ाया जा रहा है। तो ये आपके जब क्वेश्चंस आपने करने हैं ऑडिट रिस्क के, ऑडिट प्रोसीजर्स के, या पूरी आगे एग्जीक्यूशन करनी है, वहाँ पर आपका ये नॉलेज इस्तेमाल होना है, इसलिए इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। डिटेक्शन रिस्क, अब उसने आगे वो कह रहा है इसको क्या लोअर किया जा सकता है? बिल्कुल जी, कर लेने हैं लोअर, कोई मसला नहीं है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। डिटेक्शन रिस्क कैन बी लोअर्ड बाय कैरीड आउट मोर टेस्ट इन ऑडिट। अगर आप चाहते हो रिस्क कम हो जाए तो भाई क्या करें, और ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो ना, मजीद चीज़ें देखो, ज़्यादा चीज़ें देखो, जितनी चीज़ें अनसीन चीज़ें कम रह जाएंगी उतना डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल 100 आइटम्स हैं, मेरा रिस्क ये था 10%, इसका मतलब क्या था कि यार 10% मटेरियल मिसस्टेटमेंट मौजूद हो, 10% चांसेस हैं कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मौजूद हो सकती है। अब अगर मैं वो चीज़ें ही अच्छी खासी चेक कर लूँ, ज़्यादा चेक करता जाऊँ, जितनी ज़्यादा वेरीफाई करूँगा, जितने ज़्यादा टेस्ट करूँगा, उतना ज़्यादा चीज़ का मिस होने का चांस कम होता जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल टू रिड्यूस द डिटेक्शन रिस्क फ्रॉम 10 to 5%, द ऑडिटर शुड कैरी आउट मोर टेस्ट। आप मजीद टेस्ट परफॉर्म करें। इन प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्लान, जब आपने ऑडिट प्लान बनाना है आइजा 300 के मुताबिक, द ऑडिटर विल यूजली सेट एन ओवरऑल लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क विच ही जजेस टू बी एक्सेप्टेबल फॉर द पर्टिकुलर ऑडिट। देखें, सबसे पहले तो आपने इसकी कैलकुलेशन की बेस पे तो बाहर में निकलना है, पहले तो आपने खुद ही डिसाइड करना है ना मेरे लिए एक्सेप्टेबल क्या है। बात आई ना समझ? फिर आप इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से निकलेंगे, फिर आप दोनों को कंपेयर करोगे कि भाई क्या ये मेरे एक्सेप्टेबल लेवल तक है या उससे ऊपर चला गया है। अगर ऊपर चला गया है तो ये दोनों तो आपके हाथ में ही नहीं है, ये तो क्लाइंट के रिस्क है। इनको सिर्फ आप रिवाइज कर सकते हो असेसमेंट को, कि हो सकता है यार कैलकुलेशन ज़्यादा देख लूँ दोबारा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये आपके हाथ में है, इसको आप डिटेक्शन इसको कम कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे, मजदूरी करनी पड़ेगी। इसलिए ऑडिट प्लानिंग लेवल पर कर लो ये, क्योंकि फिर उसी हिसाब से फीस भी तो मांगनी है ना, जितनी ज़्यादा मेहनत उतनी ज़्यादा फीस। तो उसने कहा कि आप ऑडिट प्लानिंग के टाइम पे पहले तो आप ओवरऑल एक ऑडिट रिस्क अपना असाइन कर लो कि क्या एक्सेप्टेबल है आपके लिए, हर पर्टिकुलर ऑडिट के लिए डिफरेंट होगा ये, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे असेस द लेवल्स ऑफ इंटरनल एंड कंट्रोल रिस्क, इन दोनों को असेस करें, ठीक है, कि भाई ये कितने हैं। देन तीसरे नंबर पे अपने डिटेक्शन रिस्क को उसके हिसाब से एडजस्ट करें कि वो आपके एक्सेप्टेबल लेवल तक पहुंच जाए। गल जरा करनी है फॉलो। आपने कहा कि भाई ऑडिट रिस्क मेरा जो है फॉर एग्जाम्पल 8% है, 8% ऑडिट रिस्क है जो मैं इस क्लाइंट के अंदर एक्सेप्ट कर सकता हूं, इससे ऊपर नहीं मैं कर सकता। अच्छा जी, आपने कहा कि भाईजान मेरा जो इनहेरेंट रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क है लेट्स से मेरा फॉर एग्जांपल 40%। कितने परसेंट है? 40% मेरा है इनहेरेंट। बात आ रही है, फॉलो कर रहे हो, समझ आ रही है, ठीक है। फिर आपने दूसरे नंबर पे कहा कि भाईजान मेरा जो कंट्रोल रिस्क है, ठीक है, लेट्स से वो है फॉर एग्जांपल आप कह लें कि 30%, 50% ही कर लो सीधा सीधा सा, ये 50% है, ठीक। अब हमें इस फॉर्मूले का पता है, तो हमें पता है कि यार ये ऑडिट रिस्क अगर हो, इसको बाहर में देख लेते हैं, इधर ही बल्कि लिख लेते हैं, ये इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क, ये है ना। अच्छा, वो ये कह रहा है कि भाई आपने 8% लिया हुआ है ऑडिट रिस्क, एक्सेप्टेबल है जो, जिसको आप एक्सेप्ट करेंगे। अभी आपको पता नहीं है इधर कितना निकलना है, लेकिन आपने देखा तो भाई इनहेरेंट रिस्क आपका निकल आया लेट से 4.4, ये आपका निकल आया 0.5। तो ये अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई आपस में किया जाए तो ये कितने बन जाते हैं? तकरीबन 0.2 बन जाता है मेरे ख्याल में, ये 0.2 ही बनेगा ना, 0.2 बनेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि भाईजान मेरा डिटेक्शन रिस्क मैंने इतना का रखना है कि टोटल मिला के 8% हो, और ये प्लस नहीं होने, ये क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई करके, सही है। तो आप वो डिटेक्शन रिस्क इसका निकाल लें, मेरे ख्याल में जितना भी हो ये मतलब ये इतना थोड़ा है, ये 20% है सिर्फ, ठीक है। 0.2 है कि आप इसके साथ कितने को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर कहते हैं कि ये मेरा हो 40%, मतलब 0.4, अगर आपने अब ये तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे ख्याल में 8% ही बन जाता है, लेट्स से इतना ही बनता है ना तकरीबन 0.08, ये भी इस तरह है। बात आई है कोई समझ?
दोबारा से ज़रा कैलकुलेशन, मेरी वैसे कैलकुलेशन थोड़ी वीक है मैथमेटिकली, ठीक है, तो उस हिसाब से देख लेते हैं, गलती हो तो आप लोग खुद भी साथ साथ कर लें। बात करने का मकसद है कि भाई 8% हमारा क्या है, ऑडिट रिस्क हमारे पास 8% है, 100 में से 8%, ठीक है। और इसको हम इंटरप्रेट किस तरह करते होते हैं, हमने ऑडिट रिस्क की जब डेफिनेशन पढ़ी थी हमने कहा था कि भाई देयर आर ओनली 92% चांसेस के मेरा ओपिनियन अप्रोप्रिएट होगा। हम इस तरह कहते हैं ना कि ओनली 92% चांसेस हैं मेरा ओपिनियन सही होगा, 8% चांसेस हैं कि मेरे जो है इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन होगा। हो सकता है कोई मिस स्टेटमेंट मौजूद हो लेकिन मैं अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दूं, इन अप्रोप्रिएट, ठीक है। अब मैंने कहा कि इनहेरेंट रिस्क है हमारा लेट्स से 40%, सही है, ये हमारा 50%, ये हो कितना गया, इसको अगर आपने इसी का ही ले लें तो 20% हो गया, ठीक है। आपका ये 50 और इस तरह ही आना था, ठीक है, ये आपका इतना हो गया। अब ये भाई कितने परसेंट हो कि ये 8% तक आ रहे हैं, तो ये भी मेरा अगर 40% तक मेरा डिटेक्शन रिस्क है तो टोटल मिला कितना बन जाएगा 0.08, मतलब कि 8%। इसका क्या मतलब है कि मुझे अपना डिटेक्शन रिस्क इस सिचुएशन में जहां पर मेरा एक्सेप्टेबल लेवल 8% है, मेरा इनहेरेंट रिस्क 40% है, मेरा कंट्रोल रिस्क 50% है, 40 का 50 लिया कितना बन गया 20%। अब मैं चाहता हूं कि यार मेरा डिटेक्शन रिस्क इतना हो कि मेरा जो है एक्सेप्टेबल लेवल तक आ जाए, तो मैंने फिर कहा यार मैं 40% तक डिटेक्शन रिस्क ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये 20 का 40 लिया तो वो कितना बन गया 8% बन गया, ताकि मेरा जो ये ऑडिट रिस्क असल वाला है, ये जो मैं निकाल रहा हूँ, ये मेरा एक्सेप्टेबल लेवल तक पहुंच जाए, ठीक है। अगर आप इससे भी नीचे रखना चाहते हैं तो आप इसको डिटेक्शन रिस्क को नीचे लेके जा सकते हैं, लेकिन बात वही है कि इसको जो नीचे लेकर जाना है ये सिर्फ कैलकुलेशन की हद तक नहीं लेकर जाना, फिर आपने साबित करना है कि भाई मैं कौन कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं कितने की टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ कि मेरा ये 40% बचता है। बात आई है समझ, ठीक है। चलें, इसलिए उसने कहा कि भाई तीसरा नंबर आपने जब डिटेक्शन रिस्क करना है, निकालना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना एक ऑडिट रिस्क का एक्सेप्टेबल लेवल डिसाइड कर लेना है। फिर आपने इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क को असेस करना है, वो कितने कितने हैं ये तो आपके हाथ में है ही नहीं, बिकॉज दे आर क्लाइंट रिस्क, उनको आपने लिख लिया। उसके हिसाब से फिर आपने अपने डिटेक्शन रिस्क को एडजस्ट करना है कि मैं इसको कितना कर रखूं कि मेरा जो है ऑडिट रिस्क एक्सेप्टेबल लेवल पे आ जाए, ठीक है जी। चलें एग्जांपल ज़रा देखें, नीचे उसने आसान अल्फाज में से बता भी दिया है। इन अदर वर्ड्स द डिटेक्शन रिस्क कैन बी मैनेज्ड बाय द ऑडिटर इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ओवरऑल ऑडिट रिस्क दैट कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग टेस्टिंग एंड रिड्यूसिंग डिटेक्शन रिस्क, ठीक है। इसको आप कंट्रोल ऑडिटर साहब कर सकते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़नी है। एग्जाम्पल देखें, एन ऑडिटर हैज सेट एन ओवरऑल लेवल ऑफ एक्सेप्टेबल रिस्क इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्लाइंट ऑफ 10%, ठीक है। उसने भाई कहा कि हमारा जो एक्सेप्टेबल लेवल का रिस्क है ना वो कितना है 10% है, ओके। नीचे inherent risk has been assessed at 50% and control risk at 80%। 80% चांसेस हैं कि भाई आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और आमतौर पे जो है ना 30, 40, 50% तो लाजमी होता है, 80% तो है कि उसका शायद काफ़ी हद तक बेड़ा करके उस क्लाइंट का। तो हमने कहा कि भाई ऑडिट रिस्क हमारा है 10%, ठीक है, इसको 10 को इधर रख लें। इनहेरेंट हमारा कितना है 50% है, और हमारा क्या है दूसरा ये 80% है, ठीक है। अब ये वाला हमने डिसाइड करना है ये कितना होना चाहिए, तो ये आप लोगों को पता ही है सारी ये वर्किंग सिंपल, ठीक है। 80 का 50 कितना हो गया 40% हो गया, ठीक है। इसके बराबर हमने लेके आना। अब ये कितना होगा कि ये 40 बन जाए, तो ये आप लोग ये समझ आए मेरे, हमें 25% आई गेस, हाँ ये 25 हो जाएगा ना, 40 का 25% अगर मज़ीद आप ले लें तो ये भी कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा, और ये 10 के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि भाई for a client if your acceptable audit risk is 10% and the inherent risk is 50%, meanwhile the control risk is 80%, you have to adjust your detection risk at 25% to bring it to an acceptable level। फिर आपके acceptable level पे आ जाएगा। आ गई बात समझ, ठीक है। ये देखें ज़रा, उसने भी कुछ ऐसा ही कर दिया है। बाकी वो परसेंटेज को आप पॉइंट्स में तो लिख सकते हैं, वो मेरे ख्याल में उसी तरह ही हो जाता है। अच्छा नीचे कुछ और भी, पहला क्वेश्चन आ गया ना, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ 10% लेवल ऑफ ऑडिट। अच्छा पहले तो उसने पूछा है 10% ऑडिट रिस्क से क्या मुराद है, तो भाई आपने क्या बताना है कि इससे मुराद ये है कि देयर आर ओनली 90% चांसेस कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन है वो ठीक होगा। सही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और साथ ये भी बता सकते हो कि एंड देयर आर 10% चांसेस दैट
द ओपिनियन माइट बी इनअप्रोप्रिएट बिकॉज देयर इज़ अ मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, देन आगे व्हाट लेवल ऑफ डिटेक्शन इज इम्प्लाइड बाय दिस इन्फॉर्मेशन, मतलब डिटेक्शन रिस्क कहता है वो निकाल के बताएं, तो आपने बता दिया 10% है, सॉरी 25% है। फिर वो कहता है इफ़ द लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क वर ओनली 5%, अगर सिर्फ 5% होता एक्सेप्टेबल लेवल, हाउ वुड दिस अफेक्ट द लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क एंड हाउ वुड द ऑडिट वर्क बी अफेक्टेड बाय दिस चेंज। हाँ, उसने कहा कि भाईजान अगर ये हो जाता 5%, अगर ये हो, हमने 5% इसको करना होता। अब देखें ये दोनों तो हमारे हाथ में नहीं है, ये दोनों, मतलब है कि ये जो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट निकला है, वर्ड समझ आ रही है, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ ये क्यों, आप लोगों को पता लगे। ये जब मैं दोनों को इकट्ठा करके निकाल दिया, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है यार ये इनहेरेंट है, ये कंट्रोल है, ये डिटेक्शन है, रिस्क को मटेरियल स्टेटमेंट निकाल के बताएं, घबराना नहीं है। कंट्रोल और डिटेक्शन का आपस का जो फंक्शन है वो क्या है, रिस्क को मटेरियल स्टेटमेंट है, सिंपल। तो मतलब है कि जो 40% है ये था रिस्क को मटेरियल स्टेटमेंट, इसको आप चेंज ही नहीं कर सकते ऑडिटर, बतौर ऑडिटर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो क्लाइंट का रिस्क है, ठीक है। अब आपने इसको 5% पे लेके जाना है, तो भाईजान ये मेरे ख्याल में हमें पहले अगर हमने 25% लिया था तो 10% था। अब अगर इसको आप 5% पे लेके जाना चाह रहे हो तो आपको कुछ 12.5% पे लेके आना पड़ेगा डिटेक्शन, इसको कम करना पड़ेगा ना मज़ीद। मतलब इसका अगर हम ये लें तो मेरे ख्याल में 5% ही बनता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि डिटेक्शन आपका जो ऑडिट रिस्क है 5% पे आ रहा है, तो यू हैव टू रिड्यूस योर डिटेक्शन रिस्क टू ओनली 12.5%। तो ये ओनली 12.5% किस तरह होगा, आपको अपनी ऑडिट टेस्टिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, ज़्यादा जान मारनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि रिस्क 12.5% सिर्फ रह गया कि कोई ना कोई मिसस्टेटमेंट अनडिटेक्टेड रह जाएगी। बात आएगी समझ? तो आपने इस हवाले से लिख देना। चलें जी, कोई भी किसी भी तरह का सवाल है तो प्लीज़ पूछ लें। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। ये आपको ना बहुत क्रिस्टल क्लियर ये होना चाहिए कॉन्सेप्ट। नीचे अच्छा उसने एग्ज़ाम टेक्निक बताई है कि जी आपने किस तरह, तो वो यही है कि आप जब आपके सामने एक सिनेरियो आ रहा होगा तो उस सिनेरियो को आपने अंडरस्टैंड करना है, अपनी प्रोफेशनल नॉलेज अप्लाई करते हो। अब मसला ये है कि प्रोफेशनल नॉलेज है नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल तो नहीं हमने किया हुआ, लेकिन वो यही है कि जब आप लेक्चर सुनते हो गौर से थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया करें, दिमाग अपना इस्तेमाल करें। जितने मर्जी सवाल पूछें मेरे से, मुझे कोई इशू नहीं है, वो आप पूछें, आप अपनी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करें। आपके सामने जब कोई क्वेश्चन आएगा आपने समझना है कि यार किस इंडस्ट्री के अंदर है क्लाइंट, क्लाइंट की नेचर क्या है, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, प्राइवेट पब्लिक वगैरह वट किस इंडस्ट्री के अंदर है, इसके अंदर कौन से फ्रेमवर्क लग रहे हैं, उन फ्रेमवर्क का कोई अपना रिस्क तो नहीं है मौजूद। बाकी कुछ उसने बातें इस तरह की बताई होंगी कि वहाँ से आपको इनहेरेंट रिस्क या कंट्रोल रिस्क वगैरह की समझ आ रही होगी, या इवन डिटेक्शन रिस्क का पता लग रहा होगा कि यार ये कुछ मिसस्टेटमेंट्स इस हद तक नहीं मैं डिटेक्ट करूँगा। क्योंकि जाहिर है क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ये अगर परसेंटेज वाला आया ना तो वो तो आएगा इसी तरह ही, आपको बताई होगी यार ये इनहेरेंट इतना, कंट्रोल इतना, मतलब कि 4 चीज़ें ना तो 2 तो बताएगा ही वो, ठीक है। लेकिन अगर वैसे जनरल आता है नरेशन का कि ऑडिट रिस्क इसमें से ढूंढें, तो वो आपने अपनी नॉलेज अप्लाई करते हुए करना है। इसके ऊपर हमने बेतहाशा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा अभी जैसे वक्त आएगा ना तब फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, अभी क्योंकि और नॉलेज हमें चाहिए इसके हवाले से। तो ऑडिट रिस्क के क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, ठीक है। तो जो इस तरह इंशाल्लाह हम करते जाएंगे, मसला हल हमारा होता रहेगा। जैसे एग्जांपल देखें जी, योर एश्योरेंस फर्म इज़ द ऑडिटर ऑफ रिस्की साउंड्स, और नाम ही रिस्की है तो रिस्क तो मौजूद होगा, इस हद तक सोचता है, स्केप्टिकल हो ना। अ रिटेलर सेलिंग हाई टेक रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, बड़े भाई महंगे महंगे ज़रा हाई टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट वो सेल करता है, उसका आप ऑडिट करने चले गए। रिटेलर है, ये भी ज़रा ये देखें, इस तरह आपने पढ़ना है सिनेरियो को। रिटेलर का पता है जो एंड कंज्यूमर को छोटी छोटी चीज़ें मतलब बेचता है, होलसेलर होता है जो ज़रा बल्क में बेचता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ऊपर मैन्युफैक्चरर होता है। ये कौन है? रिटेलर है, मतलब इसका एंड कंज्यूमर के साथ वास्ता सीधा सीधा। रिस्की साउंड्स वॉज स्टार्टेड अप जस्ट अंडर अ ईयर अगो, 1 साल पहले बना है, बाय इट्स सोल शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर। हाँ, SMC है, सिंगल मेंबर कंपनी है, एक ही उसका शेयर होल्डर है, वही डायरेक्टर है। Sam Smith. Sam Smith has employed a series of bookkeepers to help him with the accounting records and financial statements, and the most recent one has just left. देखें ये बहुत बड़ा मसला है, उसने 1 साल हुआ है अभी उसको बने हुए। ये इस तरह आपने पढ़ना है इसको, सिनेरियो को। बने हुए 1 साल हुआ है, 1 साल के अंदर सीरीज ऑफ बुक
बुक कीपर्स, भाई उसने कोई अन्य पता नहीं कितने बुक कीपर्स रख लिए हैं अकाउंटिंग करने के लिए, और अभी रिसेंट वाला अभी अभी छोड़ के गया है। इसका मतलब है कि बंदा कोई नहीं टिक रहा, बंदा कोई नहीं भाई टिक रहा। तो रिस्क तो मौजूद है ना कि बंदा नहीं टिक रहा। तो एक तो बहुत बड़ा मसला ये हो सकता है कि बंदा टिक क्यों नहीं रहा, कि कहीं ये उससे 2 नंबरियाँ तो नहीं करवाता, फ्रॉड वगैरह तो नहीं करवाता, ठीक है, फेक सेल्स या फेक इस तरह की एंट्रीज तो नहीं करवाता। दूसरा ये है कि जब बंदा बार बार छोड़ के जाएगा तो एक कंट्रोल रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क मौजूद है कि क्या वो हैंड ओवर करके जाता होगा चीज़ें सारी, अगले बंदे को बताता होगा। सेकेंडली जब अगला बंदा आता है उसको कुछ टाइम लगता है चीज़ें समझने में, जितनी देर में समझना फिर वो छोड़ के चल जा रहा है। तो एक गैप मौजूद है कि मिसस्टेटमेंट्स हो सकती हैं। अच्छा, इन ऑर्डर टू स्टार्ट अप द बिजनेस सैम रीमॉर्गेज हिज हाउस, उसने अपना घर मॉर्गेज कर दिया। रीमॉर्गेज का मतलब है कि दोबारा किया, पहले भी किया होगा, सही है। मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट पता है ना, कैफ 7 में भी शायद आप लोगों ने पढ़ ही लिया है। मॉर्गेज क्या होता है कि आप अपना घर गिरवी रख के पैसा लेते हो किसी से, ठीक है, उसने बैंक से पैसा लिया हुआ है। एंड इन एडिशन टुक आउट अ बिजनेस लोन। अच्छा, ना सिर्फ उसने घर अपना मॉर्गेज किया हुआ है, ठीक है, घर भी उसने मतलब कर्जा लेकर ही लिया हुआ है यहाँ पे। अब क्योंकि बिजनेस लोन उसने अलग से मेंशन कर दिया है तो इसका मतलब है कि उसने घर मॉर्गेज जो है वो पैसों के लिए नहीं किया, उसने अपना घर कर्जे पे लिया हुआ है। मतलब है कि आप समझ लें कि बैंक से पैसा लेकर फिर उसने अपना घर खरीदा हुआ है, उसकी भी कुछ पेमेंट कर रहा है। दूसरा बिजनेस लोन भी उसने लिया हुआ है कारोबार के लिए। एज अ कंडीशन ऑफ कंटिन्यूइंग टू मॉर्गेज हिज हाउस, as a condition of continuing to provide the loan, the bank has asked to provide with a copy of annual financial statements। अच्छा जी, बैंक ने कहा कि भाईजान अगर आप कर्जा कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मुझे ज़रा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी प्रोवाइड कर दें। अब आपने रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं और उनको एक्सप्लेन करना है कि वो क्यों रिस्क हैं। अच्छा, अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में ऑब्वियसली इश्यूज आएंगे, आपको फर्स्ट है, लेकिन भाई इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है ऑडिट रिस्क की। और रिस्क जब आपने बताना है, ये कभी भी नहीं सीधा सीधा बताना है यार ये फलां रिस्क है कि बुक कीपर छोड़ के जा रहे हैं रिस्क है, नहीं नहीं। मसला ये तो कोई भी लिखते यार, ये तो कोई इतनी बड़ी साइंस ही नहीं है, वो आप वो 7-8 रिस्क इसमें निकाल के लिख दो। मसला जिसमें है और मज़ा जिसमें है वो ये है कि आप उसके पीछे रीजनिंग दो, रैशनल दो कि भाई ये क्यों आपको रिस्क लग रहा है, वाई इज़ द मेन थिंग, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखें, सबसे बड़ा रिस्क उसने कहा जी एक पहले नंबर पे। अच्छा, ये कोई रैंकिंग नहीं है वैसे, उसने अच्छी बात यही होती है ना कि इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है बड़ी बड़ी पहले लिखो ताकि एग्जामिनर की भी नज़र पड़े ना पहले वो कहे यार मेन बार इसने लिख दी है, बाकी भी सही लिखा होगा। सबसे पहले तो आ गया हाई टेक रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। हाई टेक रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट है भाई, बड़ी उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। अब आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का एक सबसे बड़ा जो इनहेरेंट रिस्क है ना वो क्या है, इसका ऑब्सलीट होना। स्पेशली इस वक्त तो वैसे टेक्नोलॉजिकल या आईटी रेवोल्यूशन चल रहा है, रोज़ ही कोई नई चीज़ आ जाती है, पुरानी ऑब्सलीट हो जाती है। तो भाई एक बहुत बड़ा रिस्क इसमें क्या मौजूद है, उसका ऑब्सलीट होने के चांसेस, हो सकता है ना हो लेकिन हम तो रिस्क कंसिडर कर रहे हैं। तो एक रिस्क मौजूद है कि भाई जैसे जैसे एडवांस प्रोडक्ट्स मार्केट में आते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, आपका जो है आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सलीट होती जाएगी, आपकी चीज़ें कोई ख़रीदेगा नहीं। जब आपकी कोई चीज़ें नहीं खरीदेगा आपकी इन्वेंट्री पाइल अप होती जाएगी, आपको फिर इन्वेंट्री को राइट डाउन करना पड़ेगा। राइट डाउन से मुराद क्या है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। पहले आपने लिखी हुई थी 5 लाख का इक्विपमेंट है, आपको मुंह नहीं लगा रहा उस इक्विपमेंट को। अब अगर आप बेचने जाएँ वो 2.5 लाख का बिक रहा है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5 लाख पे नहीं आ सकती इन्वेंट्री। IAS 2 कहता है कि नहीं नहीं भाई, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी दोनों में से जो लोअर है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, राइट डाउन करना। जैसे पीपीई को कम करते हैं तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं, इंटेंजिबल्स को कम करते हैं तो अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। इधर फिर हम ये डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन वर्ड नहीं यूज़ करते, हम कहते हैं राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं, राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री, ये जो हम लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे लेकर आते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसने कहा स्टार्टेड अप जस्ट अंडर अ ईयर अगो। दूसरा भाई एक रिस्क ये है कि अभी आपका 1 साल हुआ है और 1 साल वाले बिजनेसेस या स्टार्टअप बिजनेसेस ये इनहेरेंट है इनके अंदर, ये होते ही रिस्की हैं। बहुत से स्टार्टअप्स बनते हैं, पाकिस्तान में भी बनते हैं, सही है। स्टार्टअप से मुराद क्या है, जो पहले 1-2-3 साल बिजनेस के होते हैं। बहुत से बिजनेसेस अपने स्टार्टअप फेज में ही बंद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जब आपने कुछ चीज़ें सोची होती है ना वो कुछ और होती है, जब प्रैक्टिकल करने आते हो तो वो पता लगता है मसाइल ही बड़े हैं और बड़ी चीज़ें पाकिस्तान में तो स्पेशली ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है ही नहीं, काम करना ही बड़ा मुश्किल है। तो स्टार्टअप्स फेल भी बहुत होते हैं। तो स्टार्टअप इट्सेल्फ एक इनहेरेंट रिस्क है।
अब देखें, ये आप लोगों को अभी तक पहले नहीं पता होगा, अब ये पता कैसे चलता है? पढ़ के। जितना ज़्यादा आप पढ़ते हैं, जितनी ज़्यादा नॉलेज गैदर करते हैं, ये आपके माइंड में बैठती रहती है, ठीक है। अब जाहिर है जब पेपर में क्वेश्चन आना है वो एज इट इज़ यही तो नहीं आना, और ना ही बुक में कहीं पे उसने पढ़ाया है आपको, मतलब एग्जाम्पल में आया ना, कॉन्सेप्ट तो नहीं ना पढ़ा कि स्टार्टअप्स रिस्की होते हैं। अब आप पेपर में कहें यार ये तो सब पता ही नहीं सी, वो एज्यूम कर रहा है कि भाई आप कैफ 8 में आ गए हो, आपने कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को पढ़ा है, आपने प्रैक्टिकली पढ़ा है, आपको थोड़ा सा चीज़ों के बारे में आइडिया है, ठीक है। तो आपको, जैसे मैं एक्सपोर्ट्स की एग्जांपल देता हूँ, तो एक्सपोर्ट वाला उसने स्पेसिफिकली नहीं बताया हुआ आपको कहीं पे भी एक्सपोर्ट्स में रिस्क होता है। आपको पता होना चाहिए कि यार एक्सपोर्ट्स के अंदर डॉलर्स की फ्लक्चुएशन आती है तो रिस्क तो मौजूद है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अगर एक इंडस्ट्री इंश्योरेंस के अंदर काम करी है तो इंश्योरेंस के अंदर फेक क्लेम्स बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, रिस्क मौजूद है। तो इसका मतलब है कि हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी नॉलेज का मतलब होना चाहिए हमें, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्टअप्स का उसने कहा कि भाईजान एक तो ये रिस्क है, दूसरे नंबर पे आपका क्या है कि बुक कीपर्स आपके जो हैं वो बहुत छोड़ के गए हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके जो हैं इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं बनी होंगी, ठीक है। इसके अंदर भी मसाइल होंगे। देन सोल शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर है, एक ही बंदा है जो शेयर होल्डर भी है, डायरेक्टर भी है। अब सारे के सारे डिसीजंस ही क्योंकि उसी ने करने हैं, एक ही बंदे ने करने हैं, तो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का बहुत बड़ा रिस्क है कि वो अपने उसके जो भी उसके समझ लें मोटिव्स होंगे, जो भी उसके ऑब्जेक्ट्स होंगे, पर मकसद होंगे, 2-4 बंदे हो ना तो सब का कोई ना कोई फ़ायदा होना हो तो फिर जाके कोई बात एग्री होती। अकेला बंदा है वो जो मर्जी करता रहे, तो ये भी एक रिस्क तो है, ठीक है। देन सीरीज ऑफ बुक कीपर्स है, वो अलग से आ गया कि भाई बार बार चेंज होते हैं, तो हो सकता है कि उसके अंदर आपकी सही तरह अकाउंटिंग वगैरह हुई ही नहीं है, तो ये भी मसला है। द मोस्ट रिसेंट बुक कीपर हैज़ जस्ट लेफ्ट, कहता है एक अभी अभी छोड़ के गया है, तो उसमें ज़रा आप उसको भी कंसिडर करें, ठीक है, कि वो क्यों छोड़ के गया है। एक तो ये बहुत बड़ा रिस्क मौजूद है। सेकेंडली, अब जो नए वाला आएगा उसको टाइम लगेगा चीज़ों को गैदर करने में, गेन करने में, नॉलेज गेन करने में, तो वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसी ने बनानी है, वो किस तरह बना पाएगा, उसको तो पूरा नॉलेज ही नहीं है। देन मैनेज एंड मॉर्गेज एंड बैंक लोन, ठीक है। ये भी है जी कि उसने कहा कि उसमें भी हो सकता है क्योंकि एक ही बंदा है और उसने अपना घर भी कर्जे पे लिया, उसने बिजनेस के लिए भी लोन लिया, और अब बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांग रहा है। जाहिर है वो इसीलिए मांग रहा है ना, वो सिर्फ कॉपी नहीं मांग रहा, वो देखना चाह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ ऐसा नज़र भी आ रहा है बंदा मुझे पैसे वापस करेगा, तो क्या फिर मैं फेक नहीं बनाऊंगा, मैं उसके अंदर चेंजेस नहीं करूंगा? ऑब्वियसली मैं करूंगा ताकि बैंक जो है मुझे कर्जा दे के रखे। तो ये सारी देखें, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको आपने बहुत तसल्ली से पढ़ना है, दोबारा प्लीज़ इसको पढ़ें आप, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करें। बाकी कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ, जो डॉक्यूमेंट भी है उसमें कुछ मैं आपको भी बताऊँगा, वो आप लोगों ने लिख के करने हैं यार, ये समझ नहीं आनी चीज़। आपके पेपर में जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया वो ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करने का, ऑडिट रिस्क या बिजनेस रिस्क क्वेश्चन आया था, आइडेंटिफाई यानी 5 बिजनेस रिस्क, और सिर्फ बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करने, उनके पीछे रीजनिंग देनी होती है, वो रीजनिंग बड़ी मुश्किल है, ठीक है। वो कैसे आएगी? ज़्यादा पढ़ के, ज़्यादा प्रैक्टिस करके, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आ जाएगी। इसको आपने ना अच्छे से पढ़ना है, ये वाली एग्जांपल को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलें जी, ये था जी हमारा आइज़ा 330 एंड हो चुका है। इंशाल्लाह फिर आगे कल चलते हैं, बहुत बड़ा रिस्की स्टैंडर्ड अगला भी है, आइज़ा 240 फ्रॉड को ऑडिटर ने किस नज़र से देखना है, किस एंगल से उसको लेकर चलना है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमने भाई मिस स्टेटमेंट्स देखी हैं, चाहे वो एरर वाली हो या फ्रॉड वाली हो, तो फिर फ्रॉड के ऊपर भी तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड रेस्ट विद द मैनेजमेंट। ये हमने पढ़ा हुआ है कि असल जो प्राइम मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड को कंट्रोल करने की या रोकने की, डिटेक्ट करने की, वो किसकी है? मैनेजमेंट की है, ठीक है। लेकिन हमारी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंशाल्लाह कल के एपिसोड में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपका ये क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है जी। चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।